नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने प्यारे से परिवार सेड़ा क्लासेस यूट्यूब चैनल में एक बार फिर भी बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे सामान्य ज्ञान सामान्य विज्ञान के 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की टेस्ट सोल्व करेंगे। कल हमने आप सबने देखा मॉडल टेस्ट सोल्व किया था, जिसमें से 50 क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं। उन 50 क्वेश्चनों को क्या एनालिसिस किया था। 15 क्वेश्चन सामान्य ज्ञान के थे, 15 क्वेश्चन सामान्य विज्ञान के और 15 मैथ के और 5 रीजनिंग के क्वेश्चनों को क्या है हमने सोल्व किया था। तो आज हम 25 महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान के क्वेश्चनों को एनालिसिस करेंगे। चलिए सेक्शन को शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, वायुयान की उड़ान के लिए वायुमंडल की कौन सी परत सर्वाधिक आदर्श है। देखिए सर्वाधिक आदर्श, सबसे पहले तो क्वेश्चन को समझे, यहां आदर्श दिया गया है, ठीक है। हमारे ब्रह्मांड में जो है 5 परतें हैं, आप सबको पता है 5 परतें हैं। तो सभी परतों से सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो एक तो पूछा जाता है क्षोभ मंडल से, एक क्वेश्चन पूछा जाता है क्षोभ मंडल से, एक पूछा जाता है आयन मंडल से, एक पूछा जाता है तीसरा ओजोन परत से, ओजोन परत यानी ओजोन परत से पूछा जाता है, और एक समताप मंडल से पूछा जाता है। समताप मंडल से। तो वायुयान उड़ाने के लिए सर्वाधिक आदर्श जो परत होती है वो होती है समताप मंडल। कौन सी होती है? समताप मंडल में वायुयान क्या है, उड़ाए जाते हैं। दूसरा क्षोभ मंडल से जो पूछा जाता है वो क्या पूछा जाता है? क्षोभ मंडल में मौसमी घटनाएं, मौसमी घटनाएं यानी मौसम में परिवर्तन, मौसमी घटना यानी वर्षा, बिजली चमकना, बादल बनना जो है, जैसे हम बोल सकते हैं हेलीकॉप्टर जो होते हैं वो क्षोभ मंडल में उड़ाए जाते हैं। ज्यादातर मौसमी घटनाएं पूछी जाती है। तो मौसमी घटनाएं जो घटित होती है वो किस मंडल में घटती है? तो वो क्षोभ मंडल में घटती है। क्षोभ मंडल का एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन यह आता है कि सबसे निचली परत बोला जाता है। सबसे निचली या सबसे अंदर की जो परत होती है, पहले नंबर की जो परत होती है वो कौन सी होती है? क्षोभ मंडल होती है। सबसे बाहर की परत जो बाहरी परत बोलते हैं वो बहिर्मंडल होती है। दूसरा आयन मंडल से पूछा जाता है संचार उपग्रह। संचार उपग्रह यानी सैटेलाइट जो है वो किस ग्रह किस परत में छोड़े जाते हैं? संचार ग्रह जो किस परत में छोड़े जाते हैं? तो आयन मंडल में छोड़े जाते हैं। किस में छोड़े जाते हैं? आयन मंडल में छोड़े जाते हैं। समताप मंडल हमने पढ़ा, वायुयान जो है उड़ान जो भरते हैं, वायुयान जो उड़ान भरते हैं उसके लिए सर्वाधिक आदर्श जो परत होती है समताप होती है। फिर क्वेश्चन आता है ओजोन परत का, कि ओजोन परत सबसे पहले तो यह आता है कि ओजोन परत पाई किस मंडल में जाती है? तो ओजोन परत जो है वो समताप मंडल में पाई जाती है। किस में पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है, समताप मंडल में। फिर पूछा जाता है कि ओजोन परत का कार्य। तो ओजोन परत जो है सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें जो होती है, कौन सी किरणें? पराबैंगनी। पराबैंगनी किरणें जो होती है, पराबैंगनी किरणें जो होती है उनसे हमारी पृथ्वी की जो रक्षा करती है वो कौन सी परत करती है? तो ओजोन परत करती है। या हानिकारक किरणें, पृथ्वी पर पहुंचने वाली हानिकारक किरणों से बचाने वाली परत है। किस तरीके भी से भी घुमाकर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो वो ओजोन परत रक्षा करती है। कौन करती है? ओजोन परत रक्षा करती है। और ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? तो वो समताप मंडल में पाई जाती है। समताप मंडल चौथा, समताप मंडल हमने पढ़ा कि वायुयान जो है वो उड़ान भरते हैं, वो किस मंडल में भरते हैं, किस मंडल में उड़ाए जाते हैं? तो वो समताप मंडल में उड़ाए जाते हैं। क्लियर है सर? वो प्रथम परत या पहली परत या सबसे निचली परत होती है वो बहिर्मंडल होती है। सबसे बाहरी परत जिसे बोलते हैं वो बहिर्मंडल होती है। आयन मंडल जो होती है इसमें उपग्रह, संचार उपग्रह, सैटेलाइट छोड़े जाते हैं। क्षोभ मंडल में मौसमी घटनाएं घटित होती है, जितनी भी मौसम की परिवर्तन जो होता है वो क्षोभ मंडल में घटता है। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, भारत के 22 राजकीय भाषा को किस अनुसूची में रखा गया? देखिए भारत की 22 भाषाओं को राजकीय भाषा माना गया है, उसको किस, क्या पूछा गया है, उसको किस अनुसूची में रखा गया है? देखिए यहां पूछी गई है क्या है? अनुसूची में। कौन सी अनुसूची में रखा गया है? तो सबसे पहले तो उन्हें 8वीं अनुसूची में रखा गया। किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग रखा गया है? हो सकता है अनुसूची पूछी गई है, अनुच्छेद भी पूछ सकता है एग्जामिनर। तो अनुच्छेद जो होता है
कौन से अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 344 1 और 351। 22 राजकीय भाषा को किस अनुच्छेद में रखा गया है? तो अनुच्छेद 344 1 351 अनुच्छेद में रखा गया है, वर्णन मिलता है। अनुसूची पूछी जाए तो 22 भाषाओं को क्या है 8वीं अनुसूची में ऐड किया गया, 8वीं अनुसूची में रखा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, इंटरपोल की स्थापना कब हुई? देखिए इंटरपोल जो है एक संगठन है, इस संगठन की क्या है स्थापना पूछी गई है। तो इसकी स्थापना जो है वो 1923 को हुई थी, 7 सितंबर 1923 की इसकी क्या हुई थी स्थापना हुई थी। स्थापना कहां हुई थी? स्थान, तो स्थापना जो है वियन्ने में हुई थी, वियन्ने में इसकी क्या हुई थी स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन दूसरा यहां से बनता है, जो इंटरपोल जो संगठन जो है ये विश्व का सबसे बड़ा पुलिस संगठन है। पूछा जाए कि निम्न में से कौन सा सबसे बड़ा पुलिस संगठन है? तो इंटरपोल जो क्या है एक पुलिस संगठन है। स्थापना कब हुई? 7 दिसंबर 1923 को इसकी स्थापना हुई। कहां की गई थी इसकी स्थापना? वियन्ने ऑस्ट्रिया में की गई थी। अब बात करते हैं इसके मुख्यालय की। इसका मुख्यालय कहां स्थित है? तो इसका मुख्यालय जो है वो लियोन फ्रांस में, लियोन फ्रांस देश में क्या है इसका मुख्यालय है। इस संगठन का जो है मुख्य कार्य जो है वो है आतंकवाद को कम करना। आतंकवाद को क्या है कम करना, आतंकवाद या साइबर क्राइम जो है उसको कम करने का इसका मेन मुख्य उद्देश्य है। सबसे बड़ी दो चीजें ध्यान रखें, इसकी स्थापना पूछी जाती है ज्यादातर। इसकी स्थापना 7 दिसंबर 1923 को हुई थी। कहां हुई थी ये नहीं पूछा जाता ज्यादा, लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंटली है कि मुख्यालय कहां हुई थी, मुख्यालय कहां स्थित है इसका? तो लियोन फ्रांस के अंदर इसका मुख्यालय है। और ये विश्व का सबसे बड़ा पुलिस संगठन है। क्या है विश्व का सबसे बड़ा पुलिस संगठन? कौन सा है? इंटरपोल। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, ISI किस देश की गुप्तचर संस्था है? देखिए गुप्तचर संस्था, गुप्तचर एजेंसीज होती है, प्रत्येक देश की होती है। तो ICS जो गुप्तचर जो संस्था है वो किस देश की है? तो पाकिस्तान की है। किसकी है? पाकिस्तान के। इस गुप्तचर संस्था का जो मुख्य उद्देश्य जो होता है वो होता है जैसे पड़ोसी देशों से क्या है उनकी रणनीति जानना, आतंकवाद को क्या है कम करना होता है। तो भारत का भी इसके साथ साथ ध्यान रखें, ये किसकी ICS किसकी है? पाकिस्तान की। और ये भी नोट कर लेना 1948 में इसकी स्थापना हुई थी, पूछा नहीं जाए लेकिन फिर भी नोट कर लेना। भारत की जो गुप्तचर एजेंसी है वो है रो। कौन सी है? रो। भारत की गुप्तचर एजेंसी जो है वो कौन सी है? रो है। जिसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना जो है वो 1968 में की गई थी। कब की गई थी? 1968 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका पूरा नाम जो रो का जो पूरा नाम जो होता है वो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग जो है इसका पूरा नाम है। रो की स्थापना कब हुई थी? 1968 में हुई थी। एक मुख्यालय और नोट कर लेना, मुख्यालय कहां स्थित है? तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। क्लियर है? ICS कहां की है? पाकिस्तान की। स्थापना कब? 1948 में हुई थी। भारत की गुप्तचर एजेंसी कौन सी है? रो है। रो है या रो दे दिया जाए या ऐसे दे दिया जाए रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, तो क्या है ये भारत की गुप्तचर एजेंसी। इसकी स्थापना जो है वो कब हुई थी? 1948 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहां स्थित है? तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 5, कालाहारी मरुस्थल कहां स्थित है? देखिए मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल जो है वो कहां स्थित है? तो वो है बोत्सवान में। कहां स्थित है? बोत्सवान। बोत्सवान कहां स्थित है? तो ये अफ्रीका के अंदर है। बोत्सवान अफ्रीका के अंदर, दक्षिण अफ्रीका कर लेना, दक्षिण अफ्रीका। हो सकता है कि बोत्सवान ना दे कि पूछ लिया जाए कि कालाहारी मरुस्थल कहां स्थित है, तो यह दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। और दूसरा एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, सहारा मरुस्थल। सहारा मरुस्थल, सहारा मरुस्थल कहां स्थित है? ये आप सबको पता है विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। सहारा विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। यह भी कहां स्थित है? अफ्रीका में स्थित है। और अफ्रीका में कहां? उत्तरी अफ्रीका में। उत्तरी अफ्रीका में कहां स्थित है?
अगर पूछ लिया जाए सहारा मरुस्थल कहाँ स्थित है तो उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। अगर दिया हो देश का नाम दिया हो तो अफ्रीका, वैसे ऑप्शन में दिया हो उत्तरी अफ्रीका, दक्षिणी अफ्रीका या पूर्वी, तो उत्तरी अफ्रीका में यह स्थित है। और कालाहारी भी कहां स्थित है? दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। अगला देखिए, एक पूछा जाता है एशिया का भी, यह तो विश्व का सबसे बड़ा हो गया। अब अगला पूछ लिया जाए एग्जामिनर की एशिया का सबसे बड़ा कौन सा होता है? एशिया का सबसे बड़ा जो मरुस्थल है वो है गोबी। गोबी मरुस्थल कहां स्थित है यह भी पूछा जा सकता है, तो चीन मंगोलिया के अंदर स्थित है। कहां से? चीन मंगोलिया। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा कहां स्थित है? तो वो उत्तरी अफ्रीका में। कालाहारी मरुस्थल कहां स्थित है? तो दक्षिण अफ्रीका में। एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल गोबी कहां स्थित है? चीन मंगोलिया में। और भारत का सबसे बड़ा, आप सबको पता है, भारत का जो सबसे बड़ा मरुस्थल है वो कौन सा है? थार का मरुस्थल। कौन सा है? थार का मरुस्थल। कहां स्थित है? तो ये भारत के राजस्थान में। कहां स्थित है? भारत के राजस्थान में स्थित है। तो क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, धन विधेयक सर्वप्रथम कहां पर पेश किया जाता है? धन विधेयक जो होता है वो कहां पेश किया जाता है? तो धन विधेयक है सर्वप्रथम जो है वो लोकसभा में पेश किया जाता है। किस में पेश किया जाता है? लोकसभा में धन विधेयक क्या है? पेश किया जाता है। राज्यसभा में धन विधेयक जो है वो पेश नहीं किया जाता। धन विधेयक की जांच कौन करता है? धन विधेयक को पेश कौन करता है? तो राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है, राज्यसभा का अध्यक्ष, राज्यसभा का अध्यक्ष जो है इसकी जांच करता है कि ये वाकई में क्या है, एक धन विधेयक है। तो राज्यसभा के अध्यक्ष द्वारा यह पेश किया जाता है। कहां पेश किया जाता है? तो लोकसभा में पेश किया जाता है। राज्यसभा में धन विधेयक पेश नहीं किया जाता। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, ओणम किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? देखिए ओणम, ओणम त्योहार जो है वो किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो ओणम जो है वो केरल राज्य का प्रमुख त्योहार है। किस राज्य का? केरल राज्य का प्रमुख त्योहार है। त्योहार से और नृत्य से रिलेटेड देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो आर्मी का सबसे बेस्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे ज्यादा बार, तो सबसे अधिक बार पूछा गया बिहू पूछा जाता है सबसे पहले। दूसरे नंबर पे पूछा जाता है ओणम, ज्यादा पूछा जाता है। तो बिहू जो है ये लोक नृत्य भी है और क्या है? त्योहार भी है। बिहू लोक नृत्य, वह बिहू जो है वह लोक नृत्य वह त्योहार दोनों है। तो यह किस राज्य का है? सर्वाधिक पूछा जाता है आर्मी में, तो यह असम राज्य का है। बिहू, बिहू किस राज्य का त्योहार है? तो असम का। बिहू जो है वो किस राज्य का लोक नृत्य है? तो वो किसका है? असम का है। दूसरा, तीसरा पूछा जाता है बैसाखी। बैसाखी जो है वो किस राज्य का त्योहार है? तो बैसाखी जो है वो पंजाब और हरियाणा, दो स्टेटों का, पंजाब और हरियाणा। क्लियर है। ओणम पूछा जाए तो किसका है? केरल का है। बिहू जो है वो लोक नृत्य किसका है? असम राज्य का लोक नृत्य व त्योहार दोनों है। और बैसाखी जो है वो पंजाब और हरियाणा का क्या है? प्रमुख त्योहार है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, प्रथम बौद्ध संगीति कहां आयोजित हुई? बौद्ध संगीति देखिए पूछी गई है। बौद्ध संगीति जो है महात्मा बुद्ध को जो है ज्ञान प्राप्ति के बाद अपने ज्ञान का प्रसार जो किया था, प्रसारण जो किया था, तो वो बौद्ध संगीतियों के माध्यम से किया था। तो प्रथम पहली बौद्ध संगीति जो है वो कहां रखी गई थी? सबसे पहले तो ध्यान रखेंगे कि कुल कितनी बौद्ध संगीतियां थी? तो कुल जो है वो 4 बौद्ध संगीतियां थी। कितनी थी? गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म में कुल कितनी संगीतियां हुई थी? तो 4 संगीतियां हुई थी। यहां कौन सी पूछी गई है? प्रथम पूछी गई है। सबसे ज्यादा प्रथम पूछी जाती है और एक तीसरी पूछी जाती है। तो क्रम वाइज पढ़ेंगे। पहली बौद्ध संगीति जो है वो राजगृह में हुई थी। कहां हुई थी? राजगृह में हुई थी। दूसरी बौद्ध संगीति जो हुई थी वो वैशाली में हुई थी। कहां हुई थी? वैशाली में हुई थी। और तीसरी जो इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो कौन सी है? पाटलिपुत्र में हुई थी। कहां हुई थी? पाटलिपुत्र में। और चौथी जो अंतिम जो बौद्ध संगीति हुई थी वो हुई थी कुंडलवन में। कहां हुई थी? कुंडलवन में चौथी बौद्ध संगीति हुई थी। बौद्ध धर्म में कुल कितनी बौद्ध संगीतियां हुई थी? तो 4 बौद्ध संगीतियां हुई थी। पहली कहां हुई थी? राजगृह में, दूसरी वैशाली में, और तीसरी जो हुई थी वो पाटलिपुत्र में, और चौथी जो हुई थी कुंडलवन में हुई थी। क्लियर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, राजगृह में हुई थी प्रथम बौद्ध संगीति। क्वेश्चन नंबर 9, 42वां एशियाई
42वां एशियाई शिखर सम्मेलन, देखिए एशियन आएगा, एशियन नहीं, मिसटाइप हो गया था। 42वां एशियन शिखर सम्मेलन 2023 कहां आयोजित हुआ था? तो ये कहां हुआ था? तो ये इंडोनेशिया में हुआ था। कहां हुआ था? इंडोनेशिया में आयोजित हुआ था। फिर बात करते हैं एशियन शिखर सम्मेलन जो है इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो सबसे पहले शुरुआत जो है, इसकी शुरुआत जो हुई थी वो 1967 में हुई थी। सबसे पहले तो यह ध्यान रखें, एशियन शिखर सम्मेलन की शुरुआत कब हुई थी? 1967 में हुई थी। इस और 42वां जो हाल ही में 2023 में जो शिखर सम्मेलन हुआ वो कहां हुआ था? इंडोनेशिया में हुआ था। फिर बात करते हैं कि कहां से इसकी क्या है शुरुआत हुई, या इसका मुख्यालय जो है, मुख्यालय, इसका मुख्यालय कहां स्थित है? तो जकार्ता, जकार्ता इंडोनेशिया। जकार्ता इंडोनेशिया क्या है? इसका मुख्यालय है। और 42वां जो एशियाई शिखर सम्मेलन हुआ वो भी कहां? जकार्ता इंडोनेशिया में ही आयोजित हुआ था। एक इसकी शुरुआत पूछी जाती है, स्थापना डेट, सन पूछा जाता है। तो क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, पिन का पूर्ण रूप है। देखिए पिन जो है, पूर्ण रूप, विस्तार काफी पूछे जाते हैं। पूर्ण रूप या पूरा नाम जो है वो क्या है? तो पिन का पूरा नाम होता है पोस्टल इंडेक्स नंबर। पोस्टल इंडेक्स नंबर, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ये क्या होता है? ये क्या होता है? डाक का सूचक अंक होता है। क्या होता है? डाक की सूचक संख्या किसे कहते हैं? देखिए डाक, डाक की सूचक संख्या किसे कहते हैं? ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो डाक की सूचक संख्या है वो किसे कहा जाता है? तो पिन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? पिन को कहा जाता है। पोस्टल इंडेक्स नंबर को क्या कहा जाता है? डाक का सूचक कहा जाता है। दूसरा, डाक विभाग से दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रथम डाक टिकट कब जारी हुई? प्रथम डाक टिकट, प्रथम डाक टिकट जो है भारत ने जो है वो कब जारी की? तो पहली डाक टिकट जो है वो कब जारी हुई थी? तो वो 1854 में हुई थी। कब हुई थी? 1854 में हुई थी। पहली डाक टिकट कब जारी हुई थी? 1854 में। दूसरा पूछा जाता है किसके द्वारा की गई थी? पहली भारत की डाक टिकट जो है वो किसके द्वारा जारी की गई थी? तो वो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा, लॉर्ड डलहौजी द्वारा। किसके द्वारा? लॉर्ड डलहौजी द्वारा भारत की प्रथम टिकट जो है वो जारी की गई थी। कब की गई थी? 1854 में जारी की गई थी। क्लियर है। 1854 के साथ साथ 1853, ध्यान रखें 1853 जो है आप सबको पता है, 1853 में जो भारत की पहली रेलगाड़ी चली थी, भारत की पहली रेलगाड़ी मुंबई से क्या है थाने चली थी, वो भी क्या है 1853 में चली थी। किसके द्वारा चलाई गई थी? तो वो लॉर्ड डलहौजी द्वारा ही चलाई गई थी। तो क्लियर है। 53 में भारत की पहली रेल चली थी, किसके द्वारा चलाई गई थी? लॉर्ड डलहौजी द्वारा। भारत की प्रथम टिकट कब जारी हुई थी? तो 1854 में जारी हुई थी। किसके द्वारा जारी की गई थी? तो वो किसके द्वारा की गई थी? लॉर्ड डलहौजी द्वारा। स्वतंत्र भारत की पहली टिकट कब जारी हुई? तो वो 1947 में हुई थी। कब हुई थी? 1947 में जो है स्वतंत्र भारत की क्या है पहली डाक टिकट जारी हुई थी। तो क्लियर है। पोस्टल इंडेक्स नंबर जो होता है इसको डाक की क्या है सूचक संख्या बोला जाता है, और पूर्ण रूप जो होता है वो पोस्टल इंडेक्स नंबर कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, सिंधु घाटी सभ्यता में नटराज की मूर्ति कहां से प्राप्त हुई थी? नटराज की मूर्ति जो है सिंधु घाटी स्थल जो है सभ्यता जो है सिंधु घाटी, उसमें नटराज की मूर्ति जो है वो किस स्थल से प्राप्त हुई थी? तो वो हड़प्पा से प्राप्त हुई। कहां से प्राप्त हुई थी? हड़प्पा से प्राप्त हुई थी। तो हड़प्पा जो स्थल है इसकी खोज कब हुई थी? तो हड़प्पा स्थल की खोज भी ध्यान रखें 1921 में इसकी खोज हुई थी। कब हुई थी? 1921 में खोज हुई थी। किसके द्वारा की गई थी? तो दयाराम साहनी, दयाराम सौहानी द्वारा किसकी खोज की गई थी? तो हड़प्पा स्थल की खोज की गई थी। कब की गई थी? 1921 में इसकी क्या है खोज की गई थी। और किस नदी के तट पर स्थित है? नदियां ज्यादा पूछी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता से प्रत्येक शिफ्ट में क्या है पर क्वेश्चन, एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन पूछे गए थे जो ऑनलाइन एग्जाम लगा था। तो सिंधु घाटी सभ्यता को क्या है पूर्णतः क्या है रीड कर लेना। तो किस नदी के तट पर स्थित है हड़प्पा स्थल? तो रावी नदी के तट पर स्थित है। किस नदी के तट पर स्थित है? रावी नदी के तट पर स्थित है। हड़प्पा के साथ साथ मोहनजोदड़ो भी याद रखें।
मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई थी? तो क्रमशः 1922 में, 1921 में हड़प्पा और 1922 में किसकी हुई थी? मोहनजोदड़ो की खोज हुई। किसके द्वारा की गई थी? तो डी.आर. बनर्जी, डी.आर. बनर्जी। इनका पूरा नाम है राखल दास बनर्जी। किसके द्वारा की गई थी? राखल बनर्जी। ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि राखल दास बनर्जी द्वारा किस स्थल की खोज की गई थी? तो मोहनजोदड़ो की गई थी। कब की गई थी? तो 1922 में इसकी खोज की गई थी। और मोहनजोदड़ो जो है वो किस नदी के तट पर स्थित है? तो सिंधु नदी के। किस नदी के? सिंधु नदी के तट पर यह स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती? देखिए कर्क रेखा से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो एक तो ये पूछा जाता है किस राज्य से होकर नहीं गुजरती। निम्न में से ऑप्शन दे दी जाएंगे 4 आपको। दूसरा क्वेश्चन, कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कितने राज्यों से होकर गुजरती है या कितने डिग्री पर गुजरती है? क्या पूछ लिया जाता है? दूसरा डिग्री पूछा जाता है। तो ये सबसे पहले तो यह ध्यान रखें, भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अब हम क्रम वाइज राज्य लिखेंगे, उसके बाद देखेंगे, इसको सोल्व करेंगे कि निम्न में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती। सबसे पहला राज्य तो है वो गुजरात। कौन सा राज्य है? गुजरात राज्य है। दूसरा फिर आता है राजस्थान। राजस्थान से भी क्या है? कर्क रेखा गुजरती है। तीसरा उसके बाद आता है मध्य प्रदेश। कौन सा राज्य आता है? मध्य प्रदेश। और चौथा जो राज्य आता है वो आता है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य से भी होकर गुजरती है। और 5वां जो राज्य आता है वो झारखंड। कौन सा राज्य आता है? झारखंड। और छठा जो राज्य आता है वो पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। 7वां यहां लिखता हूं। 7वां जो राज्य आता है वो मिजोरम। कौन सा आता है? मिजोरम। और 8वां आता है वो त्रिपुरा। इन 8 राज्यों से होकर क्या है? कर्क रेखा गुजरती है। और कर्क रेखा जो है यह एक काल्पनिक खींची गई रेखा है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह ध्यान रखें, यह काल्पनिक रेखा खींची गई काल्पनिक रेखा है। और यह भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। तो ऑप्शन को हम सोल्व करेंगे। पश्चिम बंगाल से कर्क रेखा गुजरती है, झारखंड से भी, मिजोरम से, हरियाणा राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, इसका राइट हो जाएगा। दूसरा पूछा जाता है कि कितने डिग्री से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा जो है वो 23.5 डिग्री से, कितने? 23.5 डिग्री से होकर गुजरती है। उत्तरी अक्षांश से, उत्तरी अक्षांश से गुजरती है। विधान किससे? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से क्या है? कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा जो है एक खींची गई काल्पनिक रेखा है जो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। चलिए अगला क्वेश्चन, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? देखिए सबसे पुराना वेद, वेदों से रिलेटेड वेदों की संख्या पूछी जाती है। प्राचीन पूछा जाता है या नवीनतम पूछा जाता है या विश्व का सबसे बड़ा वेद पूछा जाता है? तो सबसे प्राचीन वेद या सबसे पुराना, सबसे प्राचीन या सबसे पुराना जो वेद है वो कौन सा है? तो हमारा ऋग्वेद है। कौन सा है? सबसे प्राचीन व पुराना वेद है वो कौन सा है? ऋग्वेद है। और सबसे विश्व का सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा वेद कौन सा है? तो वो भी क्या है? ऋग्वेद है। सबसे प्राचीन और सबसे पुराना वेद जो है वो भी कौन सा है? ऋग्वेद है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है नवीनतम वेद। नवीनतम वेद जो है वो कौन सा है? तो नवीनतम वेद जो है वो अथर्ववेद है। कौन सा है? अथर्ववेद। कौन सा वेद है? अथर्ववेद जो है वो सबसे नवीनतम वेद है। कौन सा है? नवीनतम वेद है। तीसरा क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि संगीत का उल्लेख किस में मिलता है? संगीत का जो उल्लेख है वो किस वेद में मिलता है? संगीत का उल्लेख जो है वो किस वेद में मिलता है? तो सामवेद में मिलता है। सामवेद में किसका उल्लेख मिलता है? संगीत का वेद मिलता है। चौथा पूछा जाता है कि वेदों की संख्या। तो कुल वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। कितनी है? कुल वेदों की संख्या क्या है? 4 है। मुख्यतः 4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, वो ये पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद ध्यान रखिए ऋग्वेद जो है उसमें किसका उल्लेख मिलता है? तो गायत्री मंत्र का जो है, गायत्री मंत्र का उल्लेख जो है वो किस वेद में मिलता है? तो वो ऋग्वेद में मिलता है।
अब पढ़ेंगे अथर्ववेद। अथर्ववेद जो है वो सबसे नवीनतम वेद माना जाता है। इसमें किसका उल्लेख मिलता है? तो जादू और टोना वो क्रियाक्रम का जो उल्लेख जो मिलता है वो अथर्ववेद में मिलता है। यजुर्वेद में जो है वो यज्ञ करने की प्रक्रिया, किसकी? यज्ञ करने की जो प्रक्रिया का जो उल्लेख जो मिलता है, या मंत्रों का उच्चारण का जो मंत्र के उच्चारण की प्रक्रिया का जो वेद मिलता है, यज्ञ करने की प्रक्रिया का जो उल्लेख मिलता है वो यजुर्वेद में मिलता है। और सामवेद में जो है वो संगीत का उल्लेख मिलता है। क्लियर है? सामवेद में किसका मिलता है? संगीत का वेद मिलता है। विश्व का सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद हो गया। नवीनतम वेद है जो अथर्ववेद हो गया। संगीत का उल्लेख जो है किसमें मिलता है? वो सामवेद में मिलता है। कुल वेदों की संख्या जो है वो कितनी है? 4 है। तो और विश्व का सबसे बड़ा वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद सबसे बड़ा प्राचीन वेद है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, केसर का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य। देखिए केसर उत्पादन करने में सबसे प्रथम स्थान जो आता है वो किस राज्य का आता है? तो जम्मू कश्मीर का आता है। किस राज्य का आता है? जम्मू कश्मीर का, जम्मू एंड कश्मीर का। ऑनलाइन परीक्षा लगी थी 17 अप्रैल को, उसमें पूछा गया था सेव, सेव सर्वाधिक किस राज्य में, कौन सा राज्य उत्पादन करता है सर्वाधिक सेव? तो वो भी जम्मू कश्मीर ही करता है। कौन सा करता है? जम्मू कश्मीर ही करता है। और इसके साथ साथ मसालों का घर या सर्वाधिक मसाले उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो वो केरल राज्य है। मसाले उत्पादन, मसाले उत्पादन जो करता है सर्वाधिक वो कौन सा राज्य करता है? तो केरल राज्य करता है, इसलिए इसे मसालों का घर भी कहा जाता है। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 15, भारत ने अपना प्रथम स्वर्ण पदक किस ओलंपिक खेल में जीता? भारत ने पहला अपना स्वर्ण पदक जो जीता था वो किस ओलंपिक खेल में जीता था? कहां ओलंपिक खेल हुए थे उसमें जीता था? तो ये जीता था अमस्टरडम। अमस्टरडम में क्या है? भारत ने क्या है? पहला अपना क्या है? स्वर्ण पदक क्या है? जीता था। सन की बात करें तो 1928 में जीता था। सन कब जीता था? 1928 में जीता था। यह भी पूछा गया क्वेश्चन है कि किस टीम द्वारा जीता गया था? तो वो हॉकी की टीम ने जीता था। किसने जीता था? हॉकी की टीम ने जीता था। सर्वाधिक सबसे प्रथम स्वर्ण पदक जो जीता था वो 1928 में क्या है? हॉकी टीम ने जीता था। और आप सबको पता है कि भारत का राष्ट्रीय खेल है वो भी क्या है? हॉकी खेल है। इसके साथ साथ दो क्वेश्चन और नोट करेंगे। ओलंपिक खेल जो है उसकी शुरुआत भी पूछी जाती है। ओलंपिक खेल की शुरुआत या आयोजन जो है वो सर्वप्रथम कब हुआ था? तो इसकी शुरुआत जो है एथेंस से हुई थी। एथेंस ग्रीस देश से हुई थी। पूछा गया क्वेश्चन है 1896 में हुई थी। कब हुई थी? 1896 में एथेंस ग्रीस देश से क्या है? ओलंपिक खेलों की क्या है? शुरुआत की थी, शुभारंभ हुआ था। कब हुआ था? 1896 में था। एशियाई खेल, राष्ट्रमंडल खेल और ओलंपिक खेल जो है वो 4 वर्ष के अंतराल से होते हैं। ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। तो 4 वर्ष के अंतराल से होते हैं एशियाई खेल, राष्ट्रमंडल खेल और ओलंपिक खेल। एक बात और नोट करेंगे, एशियाई खेल, एशियाई खेल का शुभारंभ करने वाला देश जो था वो कौन सा था? भारत देश ने क्या है? एशियाई खेलों का क्या है? शुभारंभ किया था। सर्वप्रथम एशियाई खेल जो आयोजन जो हुए थे वो कौन से देश में हुए थे? तो भारत की राजधानी नई दिल्ली में आयोजित हुए थे। 1951 में आयोजित हुए थे, यह ध्यान रखें। एशियाई खेलों का शुभारंभ करने वाला देश कौन सा है? भारत। कहां आयोजित हुए थे? तो नई दिल्ली में आयोजित हुए थे। कहां हुए थे? नई दिल्ली में आयोजित हुए थे। कब हुए थे? तो 1951 में थे। ओलंपिक खेलों की जो शुरुआत है वो कब हुई थी? 1896 में हुई थी। किस देश ने की थी? एथेंस और ग्रीस देश में क्या है? प्रथम ओलंपिक खेल क्या है? आयोजित हुए थे 1896 में। और ये जो ओलंपिक खेल जो है, राष्ट्रमंडल खेल, एशियाई खेल जो है वो प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल से होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, शरीर का सामान्य तापक्रम कितने डिग्री फारेनहाइट होता है? देखिए तापक्रम जो होता है वो एक सेंटीग्रेड में पूछा जाता है, एक फारेनहाइट में पूछा जाता है और एक केल्विन में पूछा जाता है। सबसे पहले तो क्या है, ऑप्शन में तीनों ही दिए हुए मिलेंगे। तो आपको सबसे पहले तो देखना है कि चाहे वो जल का पूछा जाए, शरीर का सामान्य तापक्रम पूछा गया है तो ये देखना है कि फारेनहाइट में पूछा गया है या केल्विन में पूछा गया है। तो मानव शरीर का जो सामान्य तापक्रम जो होता है केल्विन में, फारेनहाइट में जो होता है वो 98.6 डिग्री होता है। कितना होता है? 98.6 डिग्री क्या है? फारेनहाइट क्या है? सामान्य तापक्रम होता है। फिर सेंटीग्रेड में भी याद रखें, सेंटीग्रेड में जो होता है वो 37 डिग्री होता है। 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है।
सेंटीग्रेड में अगर मानव शरीर का सामान्य तापक्रम या मानव शरीर का तापक्रम पूछा जाए तो कितना होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। फारेनहाइट में पूछा जाए तो 98.6 डिग्री फारेनहाइट होता है। ये हो गया। फिर केल्विन में, अगर केल्विन में पूछा जाए तो 310 केल्विन होता है। कितना होता है 310 केल्विन में क्या होता है मानव शरीर का सामान्य क्या होता है तापक्रम होता है। फिर तापक्रम को, मानव शरीर के तापक्रम को क्या है तापक्रम को मापा किस में जाता है, किस यंत्र द्वारा मापा जाता है, तो ये कांच के थर्मामीटर में। किस में मापा जाता है थर्मामीटर में। कांच के क्या है थर्मामीटर में क्या है मानव शरीर का क्या है तापक्रम यानी टेम्परेचर को जो है क्या है माना जाता है। तो एक बार फिर दोहराते हैं, सेंटीग्रेड में पूछा जाए तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। फारेनहाइट में पूछा जाए तो 98.6 डिग्री होता है। अगर केल्विन में पूछा जाए तो 310 डिग्री केल्विन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 17, परमाणु के नाभिक में उपस्थित होते हैं। देखिए परमाणु के नाभिक में उपस्थित होते हैं, एक क्वेश्चन तो ये पूछा जाता है। तो परमाणु के नाभिक में कौन कौन से कण जो क्या है उपस्थित होते हैं, तो वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन जिसमें धनात्मक होता है और न्यूट्रॉन जिसमें क्या है उदासीन होता है। सबसे पहले बात तो ये ध्यान रखिए कौन कौन से होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इसी क्वेश्चन को पूछा जाए कि परमाणु में मूलतः कितने कण होते हैं या मूलतः कण होते हैं, तो मूलतः जो कण होते हैं वो प्रोटॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन। कितने कण होते हैं 3, प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन 3 कण पाए जाते हैं। परमाणु में मूलतः कितने कण पाए जाते हैं, तो वो 3 कण पाए जाते हैं। कौन कौन से है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। प्रोटॉन जो है वो धनात्मक अवस्था में पाया जाता है, न्यूट्रॉन जो है वो उदासीन पाया जाता है और इलेक्ट्रॉन जो है वो ऋणात्मक में पाया जाता है। तो क्लियर है। मूलतः कण पूछे तो 3 कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अगर पूछा जाए नाभिक में कितने उपस्थित होते हैं, नाभिक में 2 होते हैं और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो बाहरी अवस्था में होता है। कौन सी अवस्था में होता है, बाहरी अवस्था में होता है। तो जो बाहर इलेक्ट्रॉन, मूलतः कितने कण होते हैं 3 कण होते हैं। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, ग्रहों की गति के नियम का प्रतिपादित किसने किया था। देखिए ग्रहों के नियम जो है वो प्रतिपादित जो है वो किसने किया। ऑप्शन केपलर भी है और कोपरनिकस भी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा केपलर। ग्रहों के गति का नियम जो है वो किसने दिया था, प्रतिपादित किसने किया था, केपलर ने किया था। कोपरनिकस अगर ऑप्शन में केपलर नहीं हो तो कोपरनिकस कर सकते हैं। वो कैसे, इन्होंने क्या है यह जाना कि ग्रह जो है आपस में एक दूसरे के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, गति करते हैं। उस चीज को क्या है प्रतिपादित किया था, उस चीज को क्या है जाना था कि ग्रह क्या है गति करते हैं। तो ग्रह गति करते हैं यह सर्वप्रथम जो जाना था वो कोपरनिकस ने जाना था। और गति जो ग्रहों की गति के जो नियम जो दिए थे वो किसने दिए थे, केपलर द्वारा दिए गए थे। क्वेश्चन को क्या ध्यान से पढ़े। दूसरा क्वेश्चन जो बनता है वो बनता है, अगर इसको हटा दिया जाए, ग्रहों की गति को सीधा ही पूछ लिया जाए, गति के नियम को प्रतिपादित जो है वो किसने किया था, तो गति के नियम को प्रतिपादित जो है वो न्यूटन ने किया था। किसने किया था, न्यूटन ने किया था। और न्यूटन ने आप सबको पता है कितने 3 नियम दिए थे गति के, पहला नियम और दूसरा और 3 नियम दिए थे। पहला नियम जो था वो जड़त्व का नियम था, जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, किसका, जड़त्व का। जड़त्व का नियम जो है वो गति का क्या है, पहला नियम है, जिसमें क्या है कोई भी गाड़ी है जब आगे की ओर चलती है तो व्यक्ति क्या है आगे की ओर क्या है झुकता है। तो यह उदाहरण किसका है, जड़त्व के नियम का, यानी न्यूटन की गति के प्रथम नियम का उदाहरण है। दूसरा नियम है संवेग का नियम। संवेग का जो नियम होता है वो होता है, जैसे क्रिकेट खिलाड़ी जो होता है बॉल को कैच करते समय क्या है अपने हाथ को पीछे की ओर करता है, बॉल के वेग को क्या है कम करने के लिए अपने हाथ को क्या है पीछे की ओर, चोट से बचने के लिए क्या है वेग को कम करता है, हाथ पीछे की ओर करता है, उसे संवेग का नियम कहते हैं। जैसे हम किसी क्या है फर्श के ऊपर छलांग लगाते हैं तो अपने पैरों को क्या है अंदर की ओर करते हैं वेग को कम करने के लिए, तो उसको बोलते हैं संवेग का नियम का उदाहरण है। तो दूसरा नियम किसका है, संवेग का नियम है। तीसरा नियम पूछा जाता है क्रिया प्रतिक्रिया। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम जो है वो न्यूटन की गति का क्या है, तीसरा नियम है, जिसमें रॉकेट लॉन्च, रॉकेट जो है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो वो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, या न्यूटन के गति के तीसरे नियम यानी क्रिया प्रतिक्रिया नियम के सिद्धांत पर कार्य करता है। जैसे क्या है रॉकेट जब लॉन्च होता है तो वायु जो होती है
उसको पीछे की ओर धकेलता है और रॉकेट आगे की ओर क्या है, एक नई दिशा प्राप्त करती है। तो क्रिया प्रतिक्रिया का आगे और पीछे क्रिया प्रतिक्रिया का जो नियम होता है वो न्यूटन की गति का क्या है, तीसरा नियम है। जैसे बंदूक से छोड़ी गई गोली किसका उदाहरण है, तो न्यूटन की गति के तीसरे नियम का उदाहरण है, क्रिया प्रतिक्रिया का उदाहरण है। गोली आगे की ओर गति करती है और व्यक्ति पीछे की ओर धकेलता है, पीछे की ओर क्या है, झटका लगता है। तो क्लियर है। ग्रहों की गति का नियम पूछा जाए तो केपलर ने दिया था। अगर पूछा जाए ग्रहों की ग्रह गति करते हैं सर्वप्रथम यह किसने जाना, तो कोपरनिकस ने जाना था। गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था, तो न्यूटन ने किया था। न्यूटन के कितने गति के नियम, 3 है। जड़ताओं का प्रथम नियम है, दूसरा नियम जो है वो संवेग संरक्षण का नियम है, और तीसरा जो नियम है वो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, किस जंतु में तंत्रिका तंत्र नहीं होता। देखिए कौन सा ऐसा जंतु है जिसमें तंत्रिका तंत्र जो है वो नहीं पाया जाता। तो तंत्रिका तंत्र जो है वो किस में नहीं पाया जाता, तो वो अमीबा में नहीं पाया जाता। किसमें, अमीबा से 2 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक इसमें तंत्रिका तंत्र नहीं पाया जाता, दूसरा सबसे मोस्ट इंपोर्टेंटली क्वेश्चन पूछा जाता है वो यह कि यह एक कोशिकीय जीव है। एक कोशिकीय जीव कौन सा है, तो अमीबा और इसके साथ साथ लिखना है यीस्ट। अमीबा और यीस्ट दोनों जो है वो एक कोशिकीय जीव हैं। कौन से, एक कोशिकीय जीव है। तीसरा हाइड्रो का भी क्वेश्चन पूछा जाता है। हाइड्रो जो है इसमें तंत्रिका तंत्र तो होती है, देखिए तंत्रिका तंत्र तो होती है, लेकिन मस्तिष्क नहीं पाया जाता, मस्तिष्क नहीं होता। ऐसा क्वेश्चन पूछा, ये क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, ऐसा कौन सा जानवर है जिसमें तंत्रिका तंत्र तो होता है लेकिन मस्तिष्क नहीं होता, तो किस में नहीं होता, हाइड्रो में नहीं होता। किस में नहीं होता, हाइड्रो में नहीं होता। अगर पूछा जाए किस जंतु में तंत्रिका तंत्र नहीं होता, तो अमीबा में नहीं होता, और अमीबा जो है वो एक कोशिकीय जीव होता है। क्या होता है, इसमें सिर्फ एक ही कोशिका होती है। तो एक कोशिका जीव कौन सा है, अमीबा और यीस्ट दोनों याद रखें, ज्यादा अमीबा पूछा जाता है। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, हास्य गैस या हंसाने वाली गैस। हास्य व हंसाने वाली गैस जो है इनको अन्य नाम से जाना जाता है। एक इनको लाफिंग गैस, हंसाने वाली या लाफिंग गैस या हास्य गैस है, वो किसको कहा जाता है, तो नाइट्रस ऑक्साइड को कहा जाता है। देखिए नाइट्रस ऑक्साइड जो होता है N2O होता है, ये मिसटाइप हो गया, तो डी ऑप्शन इसका राइट होगा। फिर इसका उपयोग ज्यादा इंपॉर्टेंटली नहीं है, लेकिन फिर भी ध्यान है कि इसका उपयोग जो है वो सर्जरी या दर्द निवारक के रूप में किया जाता है, सर्जरी करने या दर्द निवारक के रूप में किया जाता है नाइट्रस ऑक्साइड का। इसे हंसाने वाली गैस कहते हैं या लाफिंग गैस कहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये पूछा जाता है कि हास्य गैस या हंसाने वाली किसे कहते हैं, तो नाइट्रस ऑक्साइड को कहा जाता है। फिर इसका दूसरा जो है वो सूत्र याद रखे, N2O, नाइट्रस ऑक्साइड। हो सकता है नाम ना दे या सूत्र दे दे, तो नाइट्रस ऑक्साइड का सूत्र होता है N2O होता है। और इस गैस को किस सिलेंडरों में भरा जाता है, तो नीले सिलेंडरों में भरा जाता है। हॉस्पिटल के अंदर जो नीले सिलेंडर जो होते हैं उनमें क्या होता है, कौन सी गैस भरी जाती है, वो नाइट्रस ऑक्साइड गैस भरी जाती है, लाफिंग गैस भरी जाती है, हास्य गैस या हंसाने वाली गैस जो है वो भरी जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, वस्तु की चौथी अवस्था या पदार्थ। देखिए पदार्थ या वस्तु की चौथी अवस्था, पदार्थ पूछ लिया जाता है तो पदार्थ पूछा जाता है, पदार्थ वस्तु दोनों एक ही होते हैं। तो उसकी चौथी अवस्था क्या होती है, चौथी अवस्था जो है वो प्लाज्मा होती है। कौन सी होती है, चौथी अवस्था जो होती है प्लाज्मा होती है। देखिए समझेंगे, पहली भी पूछी जाती है। पहली अवस्था जो होती है वो ठोस होती है, पहली अवस्था जो होती है वो ठोस होती है। दूसरी अवस्था जो होती है वो द्रव होती है। कौन सी होती है, द्रव होती है। सर्वाधिक जो पूछी जाती है वो चौथी पूछी जाती है, और एक तीसरी पूछी जाती है। तो तीसरी अवस्था पदार्थ की जो होती है वो गैस होती है, और चौथी जो है वो हमारी कौन सी है, प्लाज्मा। कौन सी अवस्था है, प्लाज्मा जो है वो चौथी अवस्था है। तीसरी अवस्था जो है हमारी गैस है, और पहली अवस्था जो है हमारी ठोस है। फिर बात आती है कि प्लाज्मा कहां पाया जाता है, तो प्लाज्मा जो है वो रक्त में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, प्लाज्मा जो है वो रक्त में पाया जाता है। किस में पाया जाता है,
रक्त जो है वो प्लाज्मा जो है वो रक्त में पाया जाता है। इसका रंग जो होता है वो हल्का पीला रंग होता है। कलर भी पूछा गया तो हल्का पीला रंग होता है। और मुख्य बात जो है वो ये ध्यान रखें प्लाज्मा से रिलेटेड कि प्लाज्मा में कितना प्रतिशत जल होता है। देखिए प्लाज्मा में जल की मात्रा, प्लाज्मा में क्या है, जल की मात्रा पूछी जाती है। तो जल की मात्रा जो होती है वो 90 से 92% पाई जाती है। 90 से 92% क्या है, प्लाज्मा में जल की मात्रा पाई जाती है। और प्लाज्मा जो है वो पदार्थ या वस्तु की क्या है, एक चौथी अवस्था है जिसका रंग जो है वो क्या है, हल्का पीला रंग होता है। और किस में पाई जाती है, तो यह रक्त में पाई जाती है। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है। देखिए बल्ब का फिलामेंट जो होता है, जो तार जो होता है वो किस धातु का बना होता है, तो वो बना होता है टंगस्टन धातु का। किसका बना होता है, टंगस्टन धातु का बना होता है। बल्ब का फिलामेंट जो है वो किस धातु का बना होता है, टंगस्टन धातु का बनाता है। वो क्यों बनाता है, टंगस्टन धातु जो होती है इसका गलनांक अधिक होता है। एक बात तो गलनांक जो क्या है, अधिक, गलनांक अधिक होने के कारण क्या है, बल्ब का जो फिलामेंट जो होता है वो टंगस्टन धातु का बना है। दूसरा जो होता है इसकी प्रतिरोधक क्षमता, प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है जिसके कारण ये जलता नहीं है, नष्ट नहीं होता है। दो मुख्य कारण होता है, गलनांक अधिक होता है टंगस्टन धातु का, प्रतिरोधक क्षमता अधिक होने के कारण क्या है, जो टंगस्टन जो है बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन धातु का बनाया जाता है। क्लियर है। दूसरा तीसरा क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि टंगस्टन धातु है एक वो धातु है, वो मिश्र धातु है। कौन सी है, मिश्र धातु है। ये नहीं पूछा जाता कौन सी धातु है, मिश्र धातु। ये पूछा जाता है कि किन किन धातुओं से मिलकर बनी। तो टंगस्टन जो है वो दो धातु से मिलकर बनी होती है, एक निकल जिसका संकेत होता है Ni, किन से बनी होती है, निकल से बनी होती है। और एक बनी होती है आयरन, लोहा। दूसरी क्या होती है, आयरन लोहा, यानी Fe। दो धातुओं से मिलकर क्या है, यह बनी होती है। और टंगस्टन धातु का प्रतिरोधक क्षमता जो होती है वो अधिक होती है, गलनांक भी क्या है इसका अधिक होता है जिसके कारण यह नष्ट नहीं होता। और आप सबको पता है बल्ब जो है वो तापमान के कारण ही चमकता है, क्या उच्च ताप के कारण क्या है, चमकता है। अब बात आती है बल्ब की खोजकर्ता पूछा जाता है। तो बल्ब की खोज जो है वो किसके द्वारा की गई थी, तो थॉमसन एडिसन द्वारा, थॉमस एडिसन द्वारा क्या है बल्ब की खोज की गई थी। तो क्लियर है, बल्ब की खोज किसके द्वारा की गई थी, थॉमस एडिसन द्वारा की गई थी। तंतु जो बना होता है वो किस धातु का बना होता है, वो टंगस्टन धातु का बना होता है। टंगस्टन धातु एक मिश्र धातु है, उच्च प्रतिरोधक धातु है। और किन किन धातुओं से मिलकर बना होता है, लोहा और निकल धातुओं से मिलकर क्या है, यह तार बना होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, निकट दृष्टि दोष निवारण के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है। देखिए निकट दृष्टि दोष रोग जो है उसको सही करने या ठीक करने या निवारण करने के लिए जो है किस दर्पण, किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, उत्तल लेंस का क्या है, निकट दृष्टि दोष में क्या है, उत्तल लेंस का क्या, सॉरी अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है, अवतल लेंस का जो है क्या है, प्रयोग किया जाता है। एक मिनट सर, इसका राइट आंसर कर लेना। किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो अवतल लेंस का क्या है, प्रयोग किया जाता है। एक दूर निकट दृष्टि, एक दूरदृष्टि दोष, और दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए उत्तल दर्पण का, उत्तल लेंस का, सॉरी किसका प्रयोग किया जाता है, उत्तल लेंस का क्या है, प्रयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष में क्या है, निकट की वस्तु तो दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है। और दूरदृष्टि में दूर की वस्तु दिखाई देती है लेकिन निकट की वस्तु क्या है, दिखाई नहीं देती है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 24, दूध का घनत्व किस यंत्र द्वारा मापा जाता है। दूध का घनत्व जो है वो किस यंत्र द्वारा मापा जाता है। हमने कल की सीरीज में भी पढ़ा था, कल के मॉडल टेस्ट में भी क्वेश्चन पढ़ा था। तो वो लैक्टोमीटर द्वारा, लैक्टोमीटर द्वारा क्या है, दूध का घनत्व जो है वो मापा जाता है, शुद्धता जो क्या है मापी जाती है। अल्टीमीटर से क्या मापा जाता है, ये भी कल हमने पढ़ा था, ऊंचाई,
ऊंचाई जो है वो किस यंत्र से, या उड़ते वायुयान की ऊंचाई जो है वो किस यंत्र से मापी जाती है, तो अल्टीमीटर द्वारा मापी जाती है। किसके द्वारा मापी जाती है, अल्टीमीटर द्वारा क्या है, मापी जाती है। अगला क्वेश्चन, हाइड्रोमीटर। एक हाइड्रोमीटर और हाइग्रोमीटर, ये ज्यादा कंफ्यूजन करते हैं। तो हाइड्रोमीटर द्वारा क्या है, तो विशिष्ट गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण, विशिष्ट गुरुत्वाकर्षण जो है वो हाइड्रोमीटर द्वारा मापा जाता है। और हाइग्रोमीटर द्वारा क्या है, वायुमंडल की आर्द्रता मापी जाती है। वायुमंडल की आर्द्रता जो है वो किस यंत्र द्वारा मापी जाती है, तो हाइग्रोमीटर द्वारा। अगर पूछा जाए हाइड्रोमीटर द्वारा, तो हाइड्रोमीटर द्वारा क्या है, विशिष्ट गुरुत्वाकर्षण मापा जाता है। अल्टीमीटर द्वारा क्या है, ऊंचाई मापी जाती है। लेक्टोमीटर द्वारा क्या है, दूध की शुद्धता मापी जाती है। और एक फेदोमीटर पूछा जाता है, तो फेदोमीटर द्वारा क्या है, समुद्र की गहराई मापी जाती है, या जल की गहराई क्या है, मापी जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र है। देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का क्या है, सूत्र पूछा गया। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र होता है HCl। क्या होता है, HCl जो है वो हाइड्रोक्लोरिक का क्या है, सूत्र होता है। सूत्र सभी के ध्यान रखें, H2SO4 किसका सूत्र होता है, तो ये सल्फ्यूरिक अम्ल का होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, H2SO4 जो है सल्फ्यूरिक का होता है। HCl जो है वो किसका, हाइड्रोक्लोरिक का होता है। और नाइट्रिक अम्ल NHO3 जो होता है वो नाइट्रिक अम्ल का होता है। NH किसका होता है, नाइट्रिक अम्ल का सूत्र कौन सा होता है, NHO3। और पोटेशियम का जो सूत्र होता है वो KH होता है। पोटेशियम का सूत्र जो होता है वो KH होता है। H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल का होता है। HCl जो है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र होता है। और NHO3 जो होता है वो नाइट्रिक, सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है NHO3 जो नाइट्रिक अम्ल का सूत्र पूछा जाता है। KH जो है वो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है। क्लियर है। तो आज के सेक्शन को हम यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं आप सबको अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं कल एक मॉडल पेपर के साथ, तब तक हमारे साथ बने रहिए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं कल मॉडल टेस्ट में अगले सेक्शन के साथ।